जय श्री कृष्णा। आज हम BCH ET 149 का यूनिट नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो है डोमेन्स ऑफ लाइफ, सेल ऑर्गेनेलीज एंड देयर फंक्शन, और इसके बाद कुछ ऑर्गेनेलीज के नाम यहाँ पे मेंशन है, और सेपरेशन ऑफ सब सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेपरेशन ऑफ सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज। हम इस यूनिट का यहाँ पर ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम सेल का एक ओवरव्यू लें, हमें सबको पता है कि जो सेल है वो रॉबर्ट हुक ने टर्म यूज़ करी थी फर्स्ट टाइम, जहाँ पर उन्होंने कॉक टिश्यू को एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर या बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया था और उसमें उन्होंने उनको डिफ़ाइन किया है कि ये सेल्स हैं। इसके बाद एंटोइन ल्यूवेनहॉक हैं और भी काफ़ी सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इनके काम को आगे कंटिन्यू किया, और उसके बाद उन्होंने बताया है कि यस, सेल इज़ दी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और 1838 में शेल्डन एंड श्वेन ने सेल थ्योरी प्रोवाइड करी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दीज आर दी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो शेल्डन एंड श्वेन ने हमें फेमस सेल थ्योरी प्रोवाइड करी। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स an organisms, a living organism is carrying, they are basically classified as unicellular और multicellular। सेल्स के कितने सेल्स प्रेजेंट, अगर सिंगल सेल है तो वो यूनिसेलुलर है, अगर मोर देन वन सेल है तो वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम उनको बोलते हैं। वो कॉमन स्ट्रक्चर फीचर शो करते हैं और उनका जो फंक्शन है वो भी सिमिलर होता है। अब हम आ रहे हैं कि अगर कॉम्पोजिशन ऑफ सेल की बात करें, बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन जो सेल का है उसमें ऐसे कौन से कंपोनेंट्स, ऐसे कौन से केमिकल्स प्रेजेंट हैं। उसमें हमारे पास जब अर्थ बनी थी काफ़ी सालों पहले, 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, तो ये ऑब्ज़र्व किया गया साइंटिस्ट ने कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, वाटर वेपर्स, हाइड्रोजन गैस, ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है। इसके बाद इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई सल्फ़र, नाइट्रोजन, कार्बन के बीच में, और हमारे पास बहुत एसेंशियल कंपोनेंट्स आए जिसे हम बोल रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया एंड मीथेन। एंड अल्टीमेटली इन्होंने फर्दर रिएक्ट किया और हमें प्रोवाइड हुए अमाइनो एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड्स। अमाइनो एसिड्स आपके प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स में, एंड न्यूक्लिक एसिड आप देखते हैं जेनेटिक मटेरियल में, लाइक DNA एंड RNA। तो यहाँ पर हमारे पास और भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सारे के सारे अल्टीमेटली इम्पॉर्टेंट है हमारे ये एसेंशियल बायोमॉलिक्यूल्स को प्रिपेयर करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो है डोमेन्स ऑफ लाइफ। कौन से डोमेन्स हैं? अगर हम पूरे अर्थ के ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो बेसिकली इन सभी ऑर्गेनिजम्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में। जो काफ़ी ज़्यादा प्रिमिटिव है तो हम उनको प्रोकैरियोटिक बोलेंगे, ठीक है। जो कंपैरेटिवली प्रोकैरियोट से थोड़े एडवांस हैं, हम उन्हें यूकैरियोट्स बोल सकते हैं। यूकैरियोट्स स्टैंड्स फॉर यूकैरियोन, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, एंड जिनके पास 2 न्यूक्लियस होगा हम उन्हें बोलेंगे यूकैरियोट्स। इसके बाद उन्होंने आगे साइंटिस्ट ने फर्दर स्टडीज़ करी और उन्होंने बोला कि जो आपके प्रीवियसली जो ऑर्गेनिजम्स को हमने प्रोकैरियोट्स बोला है, उनको फिर फर्दर 2 डिस्टिंक्ट ग्रुप में उन्होंने कैटेगराइज किया है, ठीक है। दे डिटरमाइन दैट प्रोकैरियोट्स एक्चुअली आर 2 डिस्टिंक्टली डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड दैट शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, लाइक यूबैक्टीरिया एंड आर्कियोबैक्टीरिया, ठीक है। इसके बाद इसका नाम फर्दर आर्किया दे दिया। सो अगर हम कंसीडर करें सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को, देन वी कैन सी द ट्री ऑफ लाइफ कंसिस्ट ऑफ 3 डोमेन्स। तो 3 डोमेन्स कौन से हैं? आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटा। इसके अंदर आपके कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? आर्किया एंड बैक्टीरिया, उनको हम प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कंसीडर करते हैं, बिकॉज इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है, तो इनको हम सिंपल एक कैटेगरी में कंसीडर कर सकते हैं, आर्किया एंड बैक्टीरिया को। अगर हम देखें यूकैरियोटा के केस में, दे पोजेस ए न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। इसके अंदर आपके एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई एंड प्रोटोजोआ आते हैं।
and this system of classification with only few representatives are given in each domain like this। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर एक कॉमन एंसेस्टर हुआ, फिर इसकी बाइफिकेशन हुई और ये 3 डोमेन्स है, बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरियोटा। इसके फिर फर्दर यहाँ पर ग्रुपिंग प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास हमने ये देखना है कि जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स हैं इनके अंदर काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, डिफरेंसेस है, बट कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि यहाँ पर आपके मेंशन है। फॉर एग्जांपल ऑल द सेल स्टोर इन्फॉर्मेशन इन जीन्स, जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है वो जीन्स में प्रेजेंट है। राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे और जो ये प्रोटीन है वो किसी भी सेल का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एस्पेक्ट चेक करता है, कंट्रोल करता है। और इन दोनों में ही यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में एटीपी ही है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इन सभी टाइप की सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम देखते हैं कि हमारे प्रोकैरियोट्स में भी है और यूकैरियोट्स में भी है। अब हम इंडिविजुअली अगर इन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें तो प्रोकैरियोटिक जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर आपके बैक्टीरिया और आर्किया आएंगे और इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, ना इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, क्लोरोप्लास्ट कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। और जो डीएनए प्रेजेंट होगा वो एक न्यूक्लियोइड नाम का विदाउट मेम्ब्रेन, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ऑफ कोर्स न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है ना, तो डीएनए जो है वो एक रीजन में प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, उस पर्टिकुलर रीजन को हमने बोल दिया भी ये न्यूक्लियोइड है। इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल है, ई कोलाई है, ये इसके स्ट्रक्चर गिवन है ई कोलाई का, इसके शेकुलाई। अब इसके बाद अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल की, तो जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होगा और ये पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है, ये पॉलीसैकेराइड चेन होता है जो कि पेप्टाइड यूनिट से क्रॉस लिंक्ड होता है। तो बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकन कंसिस्ट ऑफ ए पॉलीसैकेराइड चेन क्रॉस लिंक्ड बाय पेप्टाइड यूनिट्स। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें 10% ऑफ सेल वॉल जो होगा वो पेप्टिडोग्लाइकन का ही प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्विक स्ट्रक्चर। ये हमारे पास अगर हम पेप्टिडोग्लाइकन के या सेल वॉल के कंटेक्स्ट में देखें तो ये है ग्राम पॉजिटिव, ये है ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल में ऊपर भी मेम्ब्रेन है, नीचे भी मेम्ब्रेन है और यहाँ पे ये पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है, ठीक है। अब हम ग्राम पॉजिटिव के कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो यहाँ पर ये वॉलिंग ऐसे है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ है बट ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। ग्राम नेगेटिव में ऊपर लिपिड मेम्ब्रेन, नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस केस में ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर कोई लिपिड, आउटर लिपिड मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। देन साइटोप्लाज्म, अब सेल के अंदर जितने भी फ्लूइड कह सकते हैं, लिक्विड जो लिक्विड बोल सकते हैं, तो वो हमारा साइटोप्लाज्म होगा। देन जो न्यूक्लियोइड है, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा स्पेसिफिक न्यूक्लियस नहीं है जहाँ पर ये अपना जेनेटिक मटेरियल कंजर्व करके रखते हैं, तो ये एक पर्टिकुलरली साइटोप्लाज्म के रीजन में प्रेजेंट होता है जिसे हमने न्यूक्लियोइड बोल दिया। और डीएनए जो होगा वो सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होगा। देन इसके पास प्लाज्मिड प्रेजेंट है। प्लाज्मिड्स बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉलर सर्कुलर फ्रेगमेंट्स, जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। और ये इसके बाद ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो भी कैरी करते हैं। देन दे हैव राइबोसोम्स, फ्लैजुला, पाइलस, कैप्सूल, ये सब ऑलरेडी जूलॉजी का पार्ट है इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स हैं। यूकैरियोटिक सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा एडवांस है। इनका स्ट्रक्चरल फीचर्स जो है वो सिंपल प्रोकैरियोटिक की तरह नहीं है, कॉम्प्लेक्स होता है। इनके पास जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होंगी, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम्स और जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे वो मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। अगर हम कंपेयर करें सेलुलर कॉम्पोजिशन की,
तो अगर हम एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट करें तो प्रोकैरियोटिक के अंदर आपके BGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया आएगा, यूकैरियोट के अंदर प्रोटोजोआ एल्गे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं। सेल साइज जो है 1 to 10 माइक्रोमीटर का है डायमीटर में, अब ये 10 to 100 माइक्रोमीटर है। ये एरोबिक एनारोबिक दोनों होते हैं। यूकैरियोट सबके एरोबिक होंगे। ऑर्गेनेलिस बहुत कम, इसमें ऑर्गेनेलिस ज़्यादा प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट जो न्यूक्लियस है प्रोकैरियोटिक में, हमने अभी बताया कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और जिस रीजन में यहाँ पे DNA प्रेजेंट होगा हम उसे न्यूक्लियोइड बोलेंगे, इसमें प्रेजेंट होगा। और जो न्यूक्लियस जो है वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। न्यूक्लियोलस एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक में, इसमें प्रेजेंट है। सेल डिवीज़न जो होगी वो बाइनरी फिशन अमाइटोसिस होती है, और प्रोकैरियोटिक के केस में अमाइटोसिस है, यूकैरियोटिक के केस में माइटोसिस या मियोसिस है। ये आपके सोमैटिक सेल्स में प्रेजेंट होंगे। मियोसिस जो होगी वो आपकी गोनाइड सेल्स में, जर्म सेल्स में प्रेजेंट होगी, वहाँ पर प्रोसेस होगी। देन माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर एब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। और क्लोरोप्लास्ट अगेन एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, प्रेजेंट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। साइटोप्लाज्म हैज़ नो साइटोस्केलेटन, और यहाँ पर वेल डिफाइंड साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है जो कि जो सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बॉडी प्रोवाइड करेगा, स्ट्रक्चरल यूनिट के लिए इम्पॉर्टेंट है साइटोप्लाज्म। यूकैरियोट्स जो है उसका साइज़ को सपोर्ट करने के लिए है। देन अगर हम ये हमारे पास एक चार्ट है जिसमें बायोमॉलिक्यूल्स और सेल कंपोनेंट्स कंपैरिजन था। अगर हम बात करें यूकैरियोट के केस में, तो जो आपके कुछ सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट हैं, तो उनका यहाँ पे फंक्शनिंग है, उसको हम एक बार ब्रीफ देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट है प्रोकैरियोट्स में ये नहीं होता, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा। अमाउंट है, लिमिटिंग मेम्ब्रेन है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। अगर मैं यूकैरियोट्स में बात करूँ तो हम एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को ही साथ में लेके चल रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँगी कि क्या क्या कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन अब प्लांट सेल में प्रेजेंट है और आपके एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है, बट जो सेल वॉल है वो एक्सक्लूसिवली प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होता है। और जो सेल वॉल होगा उसमें सेलुलोज का बना होगा। अगर हम फंजाई के बारे में बात करते हैं तो जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना होगा। नेक्स्ट हमारे पास लिपिड्स, प्रोटीन्स, ये कुछ सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन है। एक मॉडल प्रोवाइड किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन किससे बना हो सकता है, तो इस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट है इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम देख सकते हैं, लिपिड बाइलेयर इसको हम बोलते हैं। इसमें आपके पास लिपिड मॉलिक्यूल का ये कंपोनेंट है। दिस इज़ हाइड्रोफिलिक, एंड हाइड्रोफिलिक का मतलब है कि ये वाटर लविंग है, एंड दिस इज़ हाइड्रोफोबिक मतलब ये वाटर से फियर करता है, डरता है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ इसकी कॉम्पोजिशन से तो इट्स अ क्वाइट ऑब्वियस थिंग कि जो वाटर लविंग है वो वाटर यहाँ पर जो फ्लूइड स्टेट है उसकी तरफ होगा, और क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक एंड है, ये वाटर से फियर करता है, तो ऑब्वियसली इसने यहाँ पर हाइड होना है। तो लिपिड बाय लेयर में ये फर्स्ट लेयर है और इसके साथ यहाँ पे सेकेंड लेयर है। तो जो फ्लूइड फेस होगा वो इसका हाइड्रोफिलिक हेड फेस करेगा, और जो ये एरिया होगा ये वाटर नहीं होगा, फ्लूइड नहीं होगा। तो यहाँ पर ये लिपिड बाइलेयर इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट, इन लेयर के पास कुछ इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इंटीग्रल प्रोटीन हो गया, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है, और पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। इन सब के अपने अपने फंक्शंस होते हैं। डिफ्यूजन में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे। देन इसके बाद न्यूक्लियस है, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल DNA प्रेजेंट होगा, क्रोमेटिन प्रेजेंट होगा, और जब वो डिवीज़न करेंगे तो फिर वो क्रोमोसोम्स बनेंगे। ये आपका क्रोमेटिन शो कर रहा है, इसमें इसकी फोल्डिंग शो हुई है। ये आपके हिस्टोन मॉलिक्यूल्स हैं जिसको हम न्यूक्लियोसोम बोल रहे हैं क्योंकि ये ओक्टामर है,
इसमें H2A, H2B, H3 एंड H4 और ये लिंकर DNA जिसको हम H1 हिस्टोन बोलते हैं, इसमें DNA की पूरी पैकिंग हुई है। अगर यहाँ से हम बात करें तो यहाँ इसको जूम करके शो किया हुआ है कि एक्चुअली ये न्यूक्लियस में या सेल में प्रेजेंट कैसे होते हैं। अब ये आपके न्यूक्लियोटाइड हैं, काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर आपका DNA फॉर्म कर रहा है। DNA काफ़ी सारे फॉर्म कर रहे हैं न्यूक्लियोसोम्स। और न्यूक्लियोसोम्स कैसे बनते हैं, जब ये DNA रैप होंगे, जब ये DNA हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड रैप होंगे तो वो न्यूक्लियोसोम बनाएंगे और काफ़ी सारे न्यूक्लियोसोम्स बीड्स ऑन स्ट्रिंग का फॉर्मेशन देंगे और अल्टीमेटली ये क्रोमोसोम बनेंगे और ये क्रोमोसोम्स यहाँ प्रेजेंट है। तो ये कॉम्पैक्शन शो कर रहा है कि वो कैसे उनकी पैकेजिंग होती है DNA की। नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमारे पास 2 टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे। RER क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, SER विदाउट राइबोसोम्स अगर है तो उसको हम बोलेंगे SER। RER का फंक्शन होता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो RER जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्पफुल होंगे। और जो SER है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लिपिड्स की फॉर्मेशन करने में हेल्प करेंगे। और ये जैसे प्रोटीन होगा सिंथेसिस, ये आपका साइटोप्लाज्म में होने वाला है। इसका जो मेन काम है वो साइटोप्लाज्म में होगा प्रोटीन सिंथेसिस का। अब इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो अगर ये थोड़ा मैं इसको, हाँ, ये हमारे पास DNA का स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर पोर है। जैसे यहाँ पर हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन इज़ बेसिकली DNA टू mRNA फॉर्मेशन। ट्रांसक्रिप्शन में आपका mRNA मॉलिक्यूल है, mRNA मॉलिक्यूल से फिर ट्रांसलेशन होगा जिससे हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो यहाँ पर ये जो RER आपको शो हो रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर आपके प्रोटीन की सिंथेसिस होगी और जो SER है वो लिपिड सिंथेसिस करने में हेल्प करेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेल है गोल्जी। अब जो RER ने प्रोटीन सिंथेसिस किया, SER ने जो लिपिड सिंथेसिस किया, उसको हमें मॉडिफाई करना होता है। मान के चलो इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज इसने प्रोटीन बनाया PTROEIN, ये प्रोटीन बना, हमें पता है ये जम्बलिंग हो रखी है, ये ऑर्डर्ड नहीं है। तो RER का काम कुछ ऐसा होता है कि वो प्रोटीन बना तो देगा बट वो काम का नहीं है। तो जो गोल्जी है, गोल्जी का काम होता है इसको प्रॉपरली असेंबल करना, पैकेजिंग करना ताकि वो काम का हो और फिर ये प्रॉपर PROTEIN प्रोटीन, तो ये ऐसा प्रोटीन बनाएगा, ये मॉडिफाई करेगा, वो काम का होगा। तो गोल्जी ने इसका पैकेजिंग करने में हेल्प करना है। गोल्जी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, इसने पैकेजिंग करनी है और फिर फर्दर सेल को प्रोवाइड करना है उसको प्रॉपर मॉडिफाई करके। देन वी हैव लाइसोसोम। लाइसोसोम ऑर्गेनेलीज जो है इनके पास लाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होगा। इसका जो काम होगा वो सेल को डिस्ट्रॉय करना है। जस्ट इन केस हमारे पास प्रोटीन ठीक से मॉडिफाई नहीं हुआ, प्रोटीन का अमाउंट ठीक से बना नहीं, या फिर कह लो कोई फॉरेन एंटीजन आ गया या कुछ म्यूटेशंस होगी, कुछ भी चेंजेस होगी, बेसिकली इसका काम है सेल को डिटेक्ट करना। अगर कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, कुछ भी गड़बड़ हो रही है, तो इसका सीधा काम है कि उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देना विदाउट सेकंड थॉट। तो ये कैसे करेगा, उसके पास कुछ लाइटिक एंजाइम्स होते हैं, वो लाइटिक एंजाइम से उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, तभी हम इसको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। देन सम पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइकोसोम्स। इसमें आपका पेरोक्सिसोम जो है वो सेल के लिए अगेन ये H2O2 प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि एक्सट्रीमली टॉक्सिक होता है सेल के लिए। और सच ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस आर कन्फाइंड विद इन द सेल टू स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। तो जितनी भी ये डिस्ट्रक्शन करनी है H2O2 की हेल्प से, तो वो पेरोक्सिसोम्स के अंदर होंगी। अदरवाइज़ वो सेल के बाहर होगा तो वो डिस्ट्रक्टिव होगा, सबके लिए टॉक्सिक होगा सेल के लिए। तो इसलिए एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है पेरोक्सिसोम, जिसके अंदर जितने भी H2O2 रिलेटेड
डिस्ट्रक्शन हो रही है या ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस हो रही हैं वो कैरी आउट होने वाली हैं। अब अगर हम एनिमल के केस में बात करते हैं तो पेरोक्सिसोम्स, अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे तो इन्हीं को ही हम बोलेंगे ग्लाइऑक्सिसोम्स। मोरलेस दोनों का फंक्शन सेम ही है। इसके बाद साइटोस्केलेटन, इसका काम होता है शेप देना, स्ट्रक्चर देना सेल को, साइटोस्केलेटन, ताकि ये आपको एक बेस प्रोवाइड करे, शेप प्रोवाइड कर सके और सेल पार्ट्स को ऑर्गेनाइज कर सके। इनका जो मेन काम होगा वो जब सेल डुप्लीकेट करता है, जब सेल रेप्लिकेट करेगा, तब यहाँ पर इनका मेन काम होगा मियोसिस माइटोसिस में जो स्पिंडल फॉर्मेशंस होती हैं वो यहाँ पर आपका साइटोस्केलेटन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर एटीपी प्रोडक्शन होगी वो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली है। और एटीपी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, सेल को अपने बेसिक काम करने होते हैं तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी जो होगी वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। इसमें डबल मेम्ब्रेन है, अगर इसको जूम करके दिखाऊँ, यस, यहाँ आपके पास इनर मेम्ब्रेन है। अगर इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स होती है हम इसको क्रिस्टे बोल देंगे। ये आउटर मेम्ब्रेन है, तो ये बेसिकली यहाँ पर इसका खुद का, ये सेमी ऑटोनोमस बॉडी है इसलिए इसका खुद का डीएनए है, ये खुद के प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसके पास राइबोसोम्स हैं और यहाँ पर ये एटीपीएज सिंथेस प्रेजेंट होता है इनके यहाँ इनफोल्डिंग्स के अंदर, तो जो कि ये एटीपी सिंथेसिस करने में फिर हेल्पफुल होते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है सेल का, एटीपी सिंथेसिस करेगा। देन क्लोरोप्लास्ट, हम अगर प्लांट सेल के बारे में बात करें तो वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और इस क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, अगेन एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस करना। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपके प्लांट एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट जो है आपके वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगे। ये थैलाकॉइड्स आपस में पाइलअप होंगे और ग्रेना बनाएगा और ये ग्रेना जो है ये अल्टीमेटली स्ट्रोमा लैमेले से अटैच्ड है, ये ग्रेना, ओके। और यहाँ पर हर एक थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड पाइलअप होके आपके ग्रेना फॉर्म करेंगे और थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में आपकी क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है जो कि फोटोसिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद अगर आपको डिटेल में पढ़ना पूरा पढ़ सकते हो, मैं यहाँ पर एक ब्रीफ आउट दे रही हूँ कि PS1 PS2 ये आपके दो फोटोसिंथेटिक सिस्टम्स होते हैं, फोटो सिस्टम्स PS1 PS2, जहाँ पे अल्टीमेटली ATP जनरेट होता है। PS1 जो होगा वो, ये दोनों आपके सिस्टम्स जो है डिफरेंट लाइट से सेंसिटिव होते हैं। PS1 जो होगा वो फार रेड लाइट से सेंसिटिव होते हैं और ये जो PS2 होगा वो फार और नियर रेड लाइट से सेंसिटिव होंगे। तो अल्टीमेटली दोनों का काम क्या है कि लाइट को यूटिलाइज़ करके ATP और NADPH मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करना। देन वी हैव वैक्यूल्स, जो वैक्यूल्स का लार्ज वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल में वैक्यूल का साइज़ कंपैरेटिवली प्लांट सेल्स से कम होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा होगा और इसमें वैक्यूल में प्रेजेंट क्या होता है, सेल्स है प्रेजेंट होगा। इसका काम क्या होता है, स्टोरिंग का और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना, मेटाबोलाइट्स को ट्रांसपोर्ट करना, वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करना, ये सारा का सारा काम वैक्यूल्स के अंडर आता है। इसके बाद हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिससे हम इन सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स को आइसोलेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं बेसिकली। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने टिश्यू लिया, टिश्यू को हमने होमोजेनाइजेशन करी, मतलब हमने इसको थॉरली होमोजेनेट कर दिया। होमोजेनाइजेशन के बाद हमारे पास इसका मिक्सचर आ गया। मिक्सचर को सेंट्रीफ्यूज किया 600 G पे, हमारे पास सुपरनेटेंट आया। सुपरनेटेंट को हमने ट्रांसफ़र किया दूसरी वाइल में और जो हमारे पास फर्स्ट सेंट्रीफ्यूगेशन से जो पैलेट आएगा, पैलेट में आएगा न्यूक्लियस। इसके बाद हमने सुपरनेटेंट लिया, सुपरनेटेंट को हमने फिर से सेंट्रीफ्यूगेशन करा। इस बार हमने उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन का रेट थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया, अभी 15,000 से 20,000 के बीच में। इसके बाद हमने जो सुपरनेटेंट लिया उससे हमको
जो पैलेट मिलेगा वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अब फिर हमने उसको दोबारा सुपरनेटेंडेंट को ट्रांसफ़र किया और इस बार जब हमने उसको रन किया है वो अराउंड 104,000 जी पे किया और अल्टीमेटली जो हमारे पास पैलेट आएगा वो माइक्रोसोमल फ्रैक्शंस है। तो इस तरीके से हमने सब सेलुलर फ्रैक्शनेशन करी है लीवर सेल्स की, और हमने यहाँ पर इसको टेम्परेचर को कंट्रोल रखा है, लो टेम्परेचर रखा है ताकि हीट की वजह से कोई डिस्ट्रक्शन ना हो। दैट्स इट, आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा है इस चैप्टर में मैं सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, डिटेलिंग के लिए आप बुक को थॉरली रीड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर जस्ट इसका एक ओवरव्यू दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। थैंक यू सो मच।